रख रख उसको। चलो स्टार्ट करते हैं। कैश बजट के होमवर्क कर लेना सारे, चेक करूंगा फिर। अभी लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2, लेवरेजेस। ओके, इजी टॉपिक है यार, और एक हर बार एग्जाम में आता भी है। तो ये टॉपिक एग्जाम में आया ना, अगर इसमें से क्वेश्चन आया समझ लेने का एक तरह से बोनस है। जैसे बैटिंग करते टाइम फुल टॉस मिल जाए तो क्या मजा आ जाता है, थोड़े स्कोर हो जाता है, वैसे ये है। पेपर में ये आ जाए तो अपना थोड़ा स्कोर बढ़ जाता है। फिर ऐसे चैप्टर हम लोग मिस नहीं कर सकते। चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लेवरेज फर्स्ट, फिर कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। वही ऐसा है तो साइंस से कॉमर्स में आया है, पहले साइंस में था, फिर वो हिला नहीं गया, बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। तो बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं ना? अच्छा कोई बात नहीं। वैसे नॉर्मल डिक्शनरी में भी लेवरेज वर्ड आपको मिल जाएगा, अगर आपको मालूम है इसका इंग्लिश मीनिंग लेवरेज का। सुना किसी ने? नहीं वो मतलब मैं तो नॉर्मल इंग्लिश में ही पूछ रहा हूँ, लेवरेज मतलब क्या? अच्छा नहीं मालूम है। ओके देखो, लेवरेज के तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, ऐसे चैप्टर में क्या मतलब है वो भी देखता है। जैसे फिजिक्स में भी ये वर्ड यूज होता है लेवरेज। लेवर मीन्स टू अप्लाई फोर्स ऑन समथिंग। लेवर मीन्स टू अप्लाई फोर्स ऑन समथिंग। जैसे मान लो, और उसकी जरूरत भी है, एक एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से चर्चगेट जाना है, ठीक है, और आप चल के जाते हो। चल के जाओगे, कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम जाएगा, राइट? और वही अगर आप एक कार ले लेते हो और कार से निकल जाते हो तो शायद 1.5-2 घंटे में पहुंच जाओगे, राइट? और चल के जाते तो 50 किलोमीटर है ना, शायद 40-50 किलोमीटर तो होगा। अभी 50 किलोमीटर चल के जाने में कितना टाइम लगेगा? मान लो आप 1 घंटे में चलते हो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चलोगे तो कम से कम 20 दिन तो लग 20 घंटे, 20 घंटे तो लग जाएंगे, मतलब पूरा दिन लग जाएगा, राइट? जो काम पूरे दिन में हो रहा है वही अगर आप कार ले लो तो 2 घंटे में हो सकता है, राइट? दूसरा, अब कार बेसिकली आपके लिए क्या है? कार एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, कार का आप एडवांटेज ले सकते हो, कार का फायदा ले सकते हो कि आप कार से जल्दी पहुंच जाओगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ढंग से नहीं चलाई हमने, ओवर स्पीडिंग कर दी है ना, रैश ड्राइविंग की, तो फिर चर्चगेट पहुंचने से पहले ही शायद हॉस्पिटल या ऊपर कहां जाएंगे वो भी नहीं मालूम। तो कार का अगर आप अच्छा यूज कर सकते हो तो अच्छी चीज है। जैसे मोबाइल के बारे में बात कर ले, मोबाइल से हमारे कितने सारे काम आसान हो गए। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, मोबाइल में टाइप कर दो, चैट जीपीटी वो पूरा सोल्यूशन दे देगा। ऑडिट का तुमको आंसर ड्राफ्ट करने को नहीं आ रहा है, पीछे बैठ बैठ के चैट जीपीटी में डाल दिया, 20 रुपए बच गए। तो कितना बेनिफिशियल है, राइट? यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, मोबाइल इज बेनिफिशियल अगर आप उसका सही यूज करते हो तो। बाकी मोबाइल के आप बहुत सारे गलत यूज भी कर सकते हो। दिन में बैठ के 4-4 घंटे वेब सीरीज देखो, 2 घंटे तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, तो उसका अच्छा यूज भी कर सकते हो, बुरा यूज भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड। अभी आप आगे कैसे बढ़ोगे मोबाइल का यूज करके, आपको फायदा कब होगा, या आप उसको यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव हेल्प करने में। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? इंटर क्लियर करने के लिए, है ना, पास होने के लिए आए हो सब लोग। पास होना भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, पास तो दूर की बात है, दैट इज आउटपुट। आउटपुट मैंने क्या बोला, आउटपुट तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, तुम्हारे हाथ में इनपुट होता है। और जब भी मैं पूछता हूं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम आउटपुट की बात करते हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। यू शुड नॉट फोकस ऑन क्लियरिंग द एग्जाम फर्स्ट, वो तो बाद में, बात की बात आती है। तुम्हारा ध्यान किधर होना चाहिए कि क्लास में जो चैप्टर सर करवा रहे हैं
वो हमको समझ में आना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तो सॉल्व हो जाता है, मैं कुछ बता देता हूँ वो तो समझ जाते हो। घर पे जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, आप थियरी क्वेश्चन के आंसर लिख नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपका क्लास में बैठने का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है। पास होना तो दूर की बात है यार, वो तो आप क्या करोगे एग्जाम में वो अलग बात है। यहां आपका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए कि जो भी चैप्टर्स है, जो भी सब्जेक्ट है, उनके लॉजिक आपको मालूम होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? वो उसका बेसिक मालूम पड़ना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब्जेक्ट, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें समझना। फिर टेस्ट में आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर ये सब अच्छा हो रहा है मतलब यहां बैठने का आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। रिजल्ट तो बात की बात है, वो यहां बैठ के थोड़ी तुम एग्जाम देने वाले हो। समझ में आया आपको? रिजल्ट आपके हाथ में, तो प्लीज उसको अपना ऑब्जेक्टिव मान के मत चलो। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आप रोज क्लास में आओ, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो, ध्यान से जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको सुनो, और थोड़ा अपना भी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ क्लास में। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बस बैठे हुए, सर ने जो लिखवाया वो लिख लिया, छाप लिया और चले गए। ऐसे आप ये एग्जाम पास करने वाले नहीं हो। अगर आपको इंटर क्लियर करना है ना, तो आपको अपने साइड से भी थोड़ा वो जो होती है ना इन्वॉल्वमेंट किसी काम में, वो दिखानी पड़ेगी। खाली ऐसा नहीं कि मेरा काम है 6 घंटे बैठना और जो सर लिखाएंगे लिख लेना, बस बात खत्म हो गई, वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको आगे बढ़ के वो चीज करनी है, सॉल्व करनी है, उसका आंसर लाना है आपको। आंसर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है वो सोचो। इज दैट क्लियर? जो मैंने फॉर्मूलाज लिखा है उसको याद करने की कोशिश करो। तो अपना ऑब्जेक्टिव अलग है यहाँ पे, राइट? अभी आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बेसिकली, मैं अगर सिंपल बोलूँ तो आपको पढ़ना है, राइट? आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट देना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज आपको याद नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर याद नहीं आ रहा हो, तो उस केस में आप फंस जाओगे। मान लो आपको लेवरेज पढ़ना है, रिवाइज करना, और आपको याद ही नहीं आ रहा है इसमें क्या था, फॉर्मूला इसके लॉजिक क्या थे, कैसा हो रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो वहां तो फंस गए आप। नाउ इफ यू हैव सेल फोन, तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे फिर तो आप वो सेल फोन पे वीडियो लेक्चर देख सकते हो, और शायद शुरू के 10-15 मिनट, आधा घंटा लेक्चर देखा आपने, जिसमें आपका बेसिक कवर हो गया, फॉर्मूला समझ गए, बाद में क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। तो कहने से मोबाइल ने आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में थोड़ी आपकी हेल्प की, उससे आपका काम और क्या हो गया, आसान हो गया। ये सही यूज है। लेकिन वही आप मोबाइल लेके खाना खाने के बाद 2 घंटे टाइम पास करते हो। आजकल हर किसी का मालूम है, खाना खाने के बाद सोने से पहले रात को मोबाइल, तो सब लोग मतलब बेड पे गए तो पहले 1 घंटा मोबाइल चलाएंगे, फिर धीरे धीरे नींद आएगी। तो ये पहले ये टाइम लोग है ना पढ़ने में यूज करते थे। खाना वाना खाया उसके बाद पढ़ने बैठते थे, जब तक सोते नहीं तब तक पढ़ते थे। अब हो गया कि जब तक सोते नहीं तब तक रील्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कि चलो अब तो हमारा फ्री टाइम है यार, अब तो खाना वाना खा लिया, अब तो ये मी टाइम बोलते हैं, पर्सनल टाइम, अभी आराम से अपना काम करते हैं। वो नहीं है। तो मोबाइल का आप गलत यूज भी कर सकते हो और सही यूज भी कर सकते हो। वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प भी कर सकता है, और आपको आपके ऑब्जेक्टिव से दूर भी कर सकता है। आपको उसका सही यूज करना आना चाहिए। समझा? घर वालों ने मोबाइल दे दिया, मान लो छूट दे दी ना आपको एक तरह से कि ठीक है ये लो, जो करना है करो। अभी अगर आप उसका एडवांटेज ले सकते हो तो आपके लिए अच्छा है, उससे डिसएडवांटेज भी आ सकता है। अब आप डिसाइड करो आपको कैसा करना है। तो लेवरेज का मतलब यहाँ पे ये है कि हमको किसी भी चीज का सही यूज करना आना चाहिए, उसका एडवांटेज लेना आना चाहिए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेवरेज। जैसे कार है, कार का एडवांटेज ले सकते हो आप, कार को सही तरीके से ड्राइव करो, सीट बेल्ट पहन के रखो, राइट, रैश ड्राइविंग मत करो, तो अच्छी चीज है। लोग बाइक वाइक चलाते हैं ऐसे, कुछ लोग तो रैश ड्राइविंग भी करते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं। और हर साल इंडिया में, हर दिन बोलना चाहिए, हर दिन कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, कुछ अपनी गलती से और कुछ दूसरों की गलती से ही मरते हैं, और कुछ गवर्नमेंट की गलती भी होती है। सड़क वड़क खराब है कहीं पे, है ना, फिसल के गिर गए, बाइक
का पहिया खड्डे में चला गया, गिर गया वहां पे, पीछे से ट्रक ने उड़ा दिया। कितने केसेस होते हैं। अभी मालूम है विरार में एक केस हुआ था, शायद ईस्ट में हुआ था। कुछ लोग फुटपाथ से चल के जा रहे थे, बाजू में नाला था कुछ, और एक ट्रक थी। अभी एक स्कूटी वाले ने ऐसा ओवरटेक किया ट्रक को। अभी उसने सोचा, अभी ट्रक स्कूटी वाला सामने आया तो ट्रक वाले ने थोड़ा सा और राइट में ले लिया, थोड़ा सा या लेफ्ट में लिया होगा जैसे भी। अब जैसे उसने वो ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया, थोड़ा सा लेफ्ट राइट किया, डिसबैलेंस हो गई और वो ट्रक उधर ही फुटपाथ के ऊपर, और लोग चल रहे थे तो कुछ तो उसमें दब गए और कुछ उससे बचने के लिए फटाफट वो नाले में कूद गए। तो जो नाले में गए वो भी मर गए, और जो और ऐसे 6-7 लोग मरे थे। 1-2 साल पहले की बात है। अच्छा, तो उसमें तो जो लोग चल रहे थे उनकी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो बेचारे सीधा सीधा ही जा रहे थे। और वो स्कूटी वाला भाग भी गया, ओवरटेक किया, फटक से निकल गया, और उसको बचाने के चक्कर में ट्रक वाले ने लेफ्ट राइट किया, डिसबैलेंस हो गया, वो ही गिर गया। ऐसे भी हुआ। तो कोई भी चीज जो आपको मिल रही है, आपको उसका सही यूज करना आना चाहिए। और बिजनेस में भी ऐसा होता है कि अगर आप रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो एक दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाओगे। और अगर आप उसका सही यूटिलाइजेशन करते हो तो आपका बिजनेस और आगे बढ़ेगा। तो सब कुछ कहां पे आ जाता है घूम फिर के? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, राइट। अभी जैसे मैं कार की बात कर रहा था। दूसरा, मान लो अभी आप इंटर पास हो गए, इंटर की मार्कशीट आ गई, सर्टिफिकेट, तो आपने सोचा इसको अच्छा लगेगा अभी दीवार में गाड़ देते हैं, शो ऑफ करने के लिए थोड़ा, मतलब टांग देते हैं। दीवार में टांग देते हैं। तो उसके लिए किल्ला लिया आपने, वो कील उठाई और हाथ से ठोक रहे हो उसके ऊपर, फुल फोर्स लगा के एकदम। कुछ होगा उससे? नहीं होगा। ताकत तो बहुत लगाई लेकिन आपका काम नहीं होगा। वही अगर आप एक हैमर ले लो, हथौड़ा ले लो, और उससे आप 2-3 बार खाली 2-3 बार अगर आपने कील को ठोका तो अंदर हो गई वो, उस पर आप टांग दोगे। अभी हैमर ने क्या किया, आपने हैमर लेके भी उतना ही ताकत लगाया जितना आप हाथ से मार रहे थे, पर हैमर ने क्या किया, आपका काम आसान कर दिया। कैसे? उसने आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हैमर क्या कर रहा है, आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, और उसका अगर आप सही यूटिलाइजेशन करते हो तो आप जल्दी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। और अगर नहीं अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो फिर ठीक है। तो लेवरेज का मतलब इज टू टेक एडवांटेज ऑफ रिसोर्सेज। कौन सा एडवांटेज? स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। कौन सा? हाँ, क्योंकि 2 तरह के एडवांटेजेस होते हैं, एक स्ट्रैटेजिक होता है और एक दूसरा एक और है, वो बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, अब मान लो कोई बच्चा पैदा होता है और जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने देखा कि वो अंबानी के फैमिली में पैदा हो गया, मतलब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो भाई कोई कोई सोने की कुछ आइटम गिफ्ट कर रहा है ना, किसी ने उसके जगह लंदन वाला घर उसके नाम कर दिया, किसी ने कोई बिजनेस उसके नाम कर दिया, अभी चलना शुरू नहीं किया है, प्राइवेट जेट हो गया उसके नाम पे। तो उस इंसान को लाइफ में बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। अभी तो उसको जो काम करना है बहुत आसानी से कर सकता है। बिजनेस स्टार्ट करना है, 100-200 करोड़ चाहिए, कुछ भी नहीं हो, 100-200 करोड़ तो ये कोने में पड़ा होगा, कहीं से उठा लेगा वो। जैसे हम जेब में से, पापा की जेब में से 100 रुपए निकालते, वैसे 100-200 तो ऐसे ही निकाल लेगा। अब जैसे एक मूवी आई है, लोग पागल हो गए थे, थिएटर में चिल्ला रहे थे। हाँ, देखिए नहीं देखी। मैंने देखी। असली सेंसी तो चिल्लाया तो उधर फोन में। फोन में क्या मतलब है? माहौल तो उधर बनता ना दोस्त। वो एक मूवी आई है, उसमें हीरो कौन है?
आहान पांडे कौन है वो? कजिन है, चंकी पांडे का भाई का बेटा, मतलब भतीजा वगैरह बोलते हैं ना उसका, नेफ्यू है। तो उसके लिए तो डेब्यू करना आसान है। फिर एक्टिंग देखी तुमने, कैसी है उसकी एक्टिंग में? ठीक ठाक ही, मतलब कोई एक्सप्रेशन तो दिखते नहीं मुझे चेहरे पे ऐसे ही, ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ साथ खड़ा है वो, लड़की चिल्ला रही है चला जाए यहाँ से, ऐसे ही ना कुछ सीन उसमें, भाग जाए यहाँ से। ना डायलॉग भी क्या लिखते हैं यार ये लोग भाई। एक पहले की मूवी में डायलॉग होते थे कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, राइट, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और एक आज डायलॉग होते चला जा भाग जा, क्या इसमें नहीं समझ गई। ठीक है, एक बुढ़ा है ना वो तो कितना डायलॉग का भी वो जो लेवल है वो काफी गिर गया यार। एनीवेज, मैं बात कर रहा हूँ उस एक्टर की, उसके लिए डेब्यू करना आसान है क्योंकि वो नेपोटिज्म प्रोडक्ट बोलते हैं ना उसको, उसकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, तो उसको लाइफ में एक एडवांटेज मिल गया, उसको नेचुरल एडवांटेज बोलते हैं। अगर आप एक किसी पैसे वाले के घर पैदा हुए हैं, कोई डायरेक्टर या बड़े एक्टर के घर में पैदा हो गए आप, तो लाइफ पे यू हैव गॉट नेचुरल एडवांटेज, समझा? कोई बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, उसको आराम से टिकट मिल जाता है और बाप के नाम पे वो भी इलेक्शन जीत जाएगा, तो उसको भी क्या मिल गया? लाइफ नेचुरल एडवांटेज। तो एक तो नेचुरल एडवांटेज होता है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो भाई किस्मत के हिसाब से है। अभी अंबानी के घर में पैदा होने के लिए थोड़ी किसने कुछ, वो जो पैदा हुए दोनों, क्या नाम है उनका, अनंत और आकाश, उन लोगों ने थोड़ी कोई मंत्र मंत्र पढ़ा होगा कि भाई यहीं पे आ जाए हम लोग, वो तो हो गया ऐसे ही। इट इज कॉल्ड नेचुरल एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज कौन सा होता है? स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। स्ट्रैटेजिक मतलब आपको कोई ऐसा नेचुरल एडवांटेज नहीं था, आप फिल्म इंडस्ट्री में आए, आपने बहुत स्ट्रगल की, अच्छे रोल सेलेक्ट किए, अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट की, और डिसीजन लेना होता है ना, कहीं खराब मूवी और ये सब करके पहले ही फ्लॉप हो गए तो खत्म। तो आपने अच्छे रोल सेलेक्ट किए और अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट की, है ना, अच्छे लोगों के साथ काम किया, और धीरे धीरे आप आगे बढ़े, राइट, और उससे फिर आप पैसे कमाते हो, आपकी वेल्थ बढ़ती है, सक्सेसफुल होते हो। तो वो वहां पे उसने कौन सा एडवांटेज लिया लाइफ में? स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। तो अगर आपके पास नेचुरल एडवांटेज नहीं है तो फिर एक ही रास्ता बचता है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। फिर आपको रास्ते में या आपकी जर्नी में जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको उसका सही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप पीछे ही रह जाओ। तो लेवरेज का मतलब ये भी होता है, ओके। और लेवरेज का मतलब एक और होता है, जैसे छूट देना होता है ना, छूट। जैसे मैंने तुमको बोल दिया कि भाई मैं तुमको डांटूंगा नहीं या डराऊंगा नहीं, मारूंगा नहीं, या घर से तुमको छूट मिल जाती है, चलो मेरा तो छोड़ो, घर से तुमको छूट मिल गई है कि तुमको जितने बजे घर पे आना है रात को तुम आ सकते हो, बाहर जाना है तुम बिना पूछे जा सकते हो, जिसके घर पढ़ने जाना है जाओ, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से जो करना चाहते हो कर सकते हो। बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है करो, घर वाले आपको बीच में किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं। तो उसमें एक एडवांटेज भी है, उसमें एडवांटेज ये है कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मैं जैसे चाहूं वैसे काम कर सकता हूं और मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? बहुत लोग होते हैं यार, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो डिसएडवांटेज है ना वो। अगर आपको छूट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है फिर, लेकिन फिर उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। अभी जैसे घर पे बोल दिया कि कभी भी आना है आ सकते हो, कभी जाना है जा सकते हो, 3-4 दिन नहीं आओगे तो भी चलेगा, तो उसका गलत एडवांटेज भी ले सकते हैं लोग। फिर 2-4 दिन कहीं फूक के पड़े हुए होश ही नहीं है। उसमें था क्या मूवी में भी ऐसा? ये भी देख के ही लगता है। देख के वापस होने जैसा कोई ऐसा तो और कोई नहीं रोया? कोई नहीं, थिएटर में कोई नहीं रोया? कौन से टाइप में?
तो सोचो अगर घर वालों ने आपको छूट दी है कि आपको बेटा जो कोर्स करना है करो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, अगर आप उसका सही फायदा उठाते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस छूट का गलत एडवांटेज लिया तो बर्बाद भी हो जाओगे, है ना। तो लेवरेज का मतलब एक छूट भी हो सकता है कि आपको किसी ने लेवरेज दिया, लिबर्टी, आप उसका सही यूज भी कर सकते हो, गलत यूज भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको लेवरेज का मतलब, ऐसे बहुत मतलब निकल सकते हैं। चैप्टर में क्या मतलब है? चैप्टर में लेवरेज का मतलब है रिस्क। लेवरेज मतलब, हाँ एक्चुअली देखा जाए तो लेवरेज मतलब रिस्क नहीं होता, लेवरेज से रिस्क अराइज होता है। जैसे आप घर से चल के क्लास आते थे, आधा घंटा लगता था, फिर आपने घर पे जिद करके बोला कि मुझे बाइक चाहिए। अब बाइक इज लाइक लेवरेज, राइट। अगर आप बाइक का सही यूज करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा, 5 मिनट में क्लास आ जाओगे, 25 मिनट बचेंगे वो पढ़ने में यूज कर सकते हो। तो क्या हो गया उसको, इमोशनल हो गई है उसमें। नाम लिखते तो 5 मिनट में आ जाओगे, 25 मिनट बचेंगे, वो क्लास में आके आप पढ़ सकते हो या घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, अच्छा है राइट। लेकिन वही बाइक का आपने गलत यूज किया, आप क्लास आते ही नहीं हो और बाइक लेके किसी और को पीछे बिठाते हो और घूमने निकल जाते हो, फिर बराबर क्लास छूटने के टाइम पे घर पे चले जाते हो। कर सकते हैं ना, ऐसा करते भी है लोग। हाँ सीए में नहीं करते, और बीकॉम वगैरह ग्रेजुएशन में तो यार, मैं जब भी कॉलेज में था ना तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे, वो लोग सुबह 7-8 बजे कॉलेज आ जाते थे। कॉलेज दोपहर का था क्या, मैं जब 11 का, सुबह का मैं सोचो, दोपहर का कॉलेज था, 12-1 बजे का। सुबह 7-8 बजे आ जाते थे, घर से निकल जाते थे। घर पे क्या बोला था, हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में पढ़ने, या ऐसे घर वालों ने बोला ठीक है, छूट दे दी उनको। अभी वो लेक्चर भी नहीं बैठते थे, सुबह 7 बजे 8 बजे आते थे और शाम के 7-8 बजे घर जाते थे। बाकी पूरा टाइम वो लोग कभी किसी कैफे में, कभी कहीं बीच पे, किसी दिन मरीन ड्राइव गए, किसी दिन कहाँ गए, घूमते ही रहते थे। कुछ नहीं तो कैंटीन में 4 घंटा टाइम पास करते थे, एक एक वड़ा पाव लेके। तो घर से वो लेवरेज मिला हुआ है और वो उसका यूज कर रहे हैं। तो लेवरेज मतलब रिस्क नहीं होता, लेकिन अगर आपने लेवरेज का सही यूज नहीं किया तो रिस्क है। बाइक का सही यूज नहीं किया तो रिस्क है, मोबाइल का सही यूज नहीं किया तो रिस्क है। अभी जैसे हम लोग गुजरात में पालनपुर में गए थे ना, उधर तो एक बच्चा था फाउंडेशन का, उसने मोबाइल नहीं लिया हुआ था, मोबाइल घर वालों ने नहीं दिया था। तो एक सर ने उसके घर पे कॉल किया कि भाई बच्चे को मोबाइल दे दो, कुछ वीडियो लेक्चर्स होते हैं, नोट्स वगैरह लिखने होते हैं, तो उसको हेल्प होगी। सर की बात सुन के घर वालों ने मोबाइल दे दिया उसको, ठीक है ले ले। और वो हॉस्टल में रहता है, जैसे उनके घर पे रहते हैं ना बच्चे लोग, मालूम है, घर तो उसका दूर है कहीं पे, तो मोबाइल पहुंचा दी इसके पास। अभी जिस दिन उसके पास मोबाइल आई, रात के 11 बजे थे, हम लोग खाना वाना खा के गए उधर घर पे, तो देखा वो मोबाइल में टाइम पास कर रहा था। तो उसको बुलाया हमने, भाई बता क्या कर रहा है। फिर उसका यूसेज देखा, उस दिन उसने 15 घंटे मोबाइल चलाई थी, 15 घंटे। 6-7 घंटे एमएक्स प्लेयर था, 3-4 घंटे इंस्टाग्राम था, ऐसे 15 घंटे। और अभी रात के 11 बज रहे, मतलब 23 घंटे में से 15 घंटे बचे कितने, 8 घंटे। 8 घंटे में से तो सोया भी होगा 6-7 घंटे, 8। तो पूरा दिन उसने क्या किया, सिर्फ सोया है और मोबाइल चलाई है, और बातें तो ऐसे करेगा, सर जी करते रहता है पूरा टाइम। कुशल कुछ तो ऐसा है शायद, नया नया फाउंडेशन में। हमने फिर घर वालों को कॉल कर दिया कि भाई ये मोबाइल जिसको जैसे दिया था उसको वैसे ही वापस ले लो, कोई एडवांटेज नहीं ले रहा ये। तो अब उस मोबाइल से उसके लिए क्या है, वो अच्छा है कि उसके लिए रिस्की है, वो रिस्की है। जो फाउंडेशन कर रहा है, वो जो फाउंडेशन का रिजल्ट भी 15% है यार, इजी नहीं है अभी। तो उसमें रिस्क क्या होता है, फेल होने का रिस्क होता है। अब अगर वो अच्छा यूज नहीं कर रहा है मोबाइल का, गलत यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो रिस्क है फेल होने का, वो उसके सर पे आ जाएगा, रिस्क मटीरियलाइज हो जाएगा उसको। समझा आपको? तो लेवरेज से रिस्क अराइज होता है। और बिजनेस करना, आपने सुना होगा बिजनेस करना रिस्की होता है। क्यों? बिकॉज बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, एज अ बिजनेसमैन आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना आना चाहिए।
अगर आप वो नहीं कर पाते हो, अगर वो स्किल आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप बिजनेस में मार खाओगे हमेशा। तो बिजनेस करना रिस्की है, लोग नहीं करते। लाइफ टाइम लोग जॉब करते हैं, क्यों? क्योंकि शायद उनको अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं है कि वो बिजनेस कर पाएंगे, वो सही डिसीजन ले पाएंगे, वो उस अपॉर्चुनिटी का अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो बड़े बड़े बिजनेसेस जो भी बंद हुए, रिस्क तो होता ही है ना यार, लॉस का रिस्क होता है ना। बिजनेस में क्या रिस्क है? लॉस का। चलो अब आप पॉइंट की बात करते हैं, बिजनेस में रिस्क जो है, लॉस जो है, लॉस होता क्यों है? जो इन्वेस्ट किया वो रिटर्न नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बिजनेसेस में लोगों को लॉस क्यों होता है? गलत डिसीजन लेते, और क्या? बैड डेट्स हो जाता है, पैसे नहीं आते तो लॉस हो जाता है। ओके, कौन से रिसोर्सेस? करेक्ट। और मेरा क्वेश्चन यही है, अगर मान लो सेल्स कम हो रहा है, डेटर ने पैसे नहीं दिए है ना, या गलत डिसीजन लिए, तो लॉस कैसे हो जाता है? ये तो रीजन है लॉस होने के, पर होता कैसे फिर? ये प्रोसेस क्या है? लॉस थोड़ा समझना आपने, क्योंकि लॉस होता क्यों है, कैसे होता है ये सारे रीजन बराबर है आपके। आपका सेल्स डाउन हो रहा है, कंपटीशन बढ़ जाता है तो लोगों को लॉस होता है ना, खर्चे बढ़ गए, बहुत सारे रीजन है लॉस होने के। लॉस इसलिए होता है फंड्स मैनेजमेंट नहीं होता। जल्दी कर। 1:30 बजे तक है, 1:30 तक है। बिरयानी 1:30 तक है। क्या नहीं मंगवा वेज कहाँ से? है ना, उससे मंगवा ले। सप्लायर है तू? क्यों होता है लॉस? बिजनेसेस में लॉस क्यों होता है? लॉस देखो, दो तरह से बिजनेस आप कर सकते हो। जैसे कुछ लोग है ना, रोड पे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ठेला वेला लगाया हुआ है ना, पानी पूरी बेच रहे हैं या कुछ ऐसे छोटा मोटा काम कर रहे हैं, शाम को चटाई उठाई, सामान भरा और निकल गए, उनको लॉस नहीं हो सकता, उनको लॉस नहीं हो सकता। बिजनेस में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक फिक्स कॉस्ट होता है ना। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर ऐसा है कि अगर आपका सेल होगा तो ही वेरिएबल कॉस्ट होगा, बराबर ना। और फिक्स कॉस्ट का ऐसा है कि सेल हो या ना हो, ये तो होगा ही। तो आप बताओ फिर लॉस होने के पीछे कौन सा खर्चा रिस्पॉन्सिबल है? फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल खर्चा कभी लॉस नहीं कराएगा। समझ में आ रहा है आपको? बिजनेस चलेगा तो वेरिएबल खर्चा होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा, उसमें लॉस नहीं होगा। लोगों को लॉस कब होता है? जब वो फिक्स कॉस्ट नहीं भर पाते। तो अगर एक कोई इंसान रोड पे बिजनेस कर रहा है, रोड पे कुछ छोटा मोटा काम कर रहा है ऐसे, या कोई किसी ने बहुत बड़ी जगह रेंट पे लेके है ना एम्प्लॉइज को रखा हुआ है और वो वैसे काम कर रहा है, किसको लॉस हो सकता है? जिसने जगह रेंट पे ली है, जिसने एम्प्लॉइज को रखा है, उसको लॉस हो सकता है। और जो खुद अकेले शाम को आएगा, चटाई वटाई बिछाएगा, अपना बेचा, शाम को रात को निकल गया, उसको लॉस नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई ठेला लगा के बिजनेस कर रहा है, आज उसका मन है कि आज मुझे नहीं जाना है काम पे, नहीं जाए, उसको कौन सा रेंट देना है, कौन सा लोगों को सैलरी देनी है उसको, तो उसको लॉस नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर मेरी दुकान है, मैंने जगह रेंट पे लेके रखी है, लोगों को काम पे रखा हुआ है, और मैं 4 दिन काम पे ना जाऊं, तो रेंट तो देना होगा ना, फिर भी सैलरी देनी होगी, तो मुझे लॉस हो सकता है। तो बिजनेसेस में लॉस क्यों होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। और फिक्स कॉस्ट दो टाइप का होता है,
एक होता है आपका डे टू डे बिजनेस करना जो होता है ना, जैसे रेंट भर रहे हो आप, सैलरी पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब फिक्स खर्चे हैं। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड ना, जो बिजनेस हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे। दूसरा होता है एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल मतलब हो सकता है किसी कंपनी ने लोन भी लिया हो, अगर लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट भी देना होगा, तो रेंट तो है ही, सैलरी तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भरना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी भरना है, तो जो रिस्क है वो और बढ़ जाएगा फिर। समझ में आया आपको? और मेरे हिसाब से ये जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो छोटा खर्चा है। सबसे बड़ा, अगर दुनिया में जितने बिजनेसेस बंद हुए हैं आप देखोगे 90% में रीजन एक ही होगा, एक्सेसिव बोरोइंग। उन्होंने बहुत लोन ले लिया था, अब उनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना पहले चल रहा था, अब उतना सेल नहीं हो रहा है, अब उतना वो कमा नहीं रहे, और अब वो इंटरेस्ट भर नहीं पा रहे, और यही रीजन है कि आज वो बैंकरप्ट होने को आ गए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सब इंडिया से क्यों भागे? इनके बिजनेसेस तो बंद हो गए ना सबके, क्यों भागे वो लोग? एक्सेसिव बोरोइंग की थी, पैसा भर नहीं पा रहे थे। विजय माल्या का भी अच्छा टाइम चल रहा था, किंगफिशर कैलेंडर शूट करता था वो, किंगफिशर एयरलाइन भी बहुत बढ़िया चल रही थी। फिर आया 2008 का क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन, जिसमें बिजनेसेस डाउन हुए सबके, उसका बिजनेस डाउन हुआ। लेकिन जब देखो बिजनेस में रिसेशन आता रहता है ना, ऐसे तो मार्केट में रिसेशन आता रहता है, कंपटीशन कम ज्यादा होता रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, कोई कोई गवर्नमेंट किसी बिजनेस को फेवर करती है, बिजनेसमैन को, किसी को फेवर नहीं करती, दूसरी गवर्नमेंट उनको ज्यादा फेवर करती है, होता है ऐसा, हर कंट्री में होता है। अभी ट्रंप है, वो खुलेआम एलोन मस्क के साथ इलेक्शन लड़ रहे, उसको सारी फंडिंग एलोन मस्क ने दी है, और ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है उधर एलोन मस्क भी रहता है, उसका बेटा भी रहता है एलोन मस्क का। एलोन मस्क के बेटे ने एक दिन ट्रंप को बोल दिया, ये मेरे पापा का ऑफिस है, आप जाओ यहां से। यूएसए के प्रेसिडेंट को बोल दिया, ये मेरे बाप का ऑफिस है। तो वहां भी ऐसा है। तो देखो ऐसा ये बिजनेसेस में होता रहता है, गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करते हैं किसी को, अगर ये चेंजेस होगा, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, रिसेशन आ गया, तो हो सकता है आपका बिजनेस भी हिट हो जाए, आपका सेल्स भी क्या हो जाए, कम हो जाए, आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, और ऐसे में शायद आप इंटरेस्ट नहीं भर पाओगे, शायद आप एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पाओगे, हो सकता है कि आप अपना रेंट नहीं पे कर पाओ, और फिर वहीं आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वही अगर मेरे बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं होता, अगर मैं रोड पे बिजनेस कर रहा होता, तो रिसेशन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अरे जहां पहले 100 कमा रहा था 50 रुपए कमाऊंगा, लेकिन किसी को रेंट तो नहीं देना है, तो अंधारी बात। तो रिस्क कब होता है? जब फिक्स कॉस्ट होता है। इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट देयर इज नो रिस्क। तो आज भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, ऐसे करोड़ों लोग इंडिया में मिल जाएंगे जो रोड पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको रिस्क नहीं लेना है। समझा आपको? कल को मान लो मैं एकेडमिकली अच्छा नहीं कर पाया, रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं रहा, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बेचना शुरू कर देता हूँ। बहुत है मालूम है, आजकल स्टार्टअप आ जाता है, कोई चाय वाला है, कोई पानी पूरी वाला है, कुछ भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। वो कैसे शुरू करते हैं? काट मतलब ठेला लगा लेंगे, और वो ठेला लगा के काम कर रहे हो उधर, उसमें कोई रिस्क नहीं है। चला तो चला, नहीं चला तो 1-2 महीने में फिर देख लेंगे कुछ क्या करना है, और एटलीस्ट रेंट तो नहीं देना है, सैलरी तो नहीं देनी है। तो लोग रास्ते पे बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना। अच्छा, जो रास्ते पे बिजनेस कर रहा है, थोड़ा बहुत सामान बेच रहा है, क्या उसको ये नहीं मालूम है कि अगर वो रेंट पे पूरी एक बड़ी दुकान ले ले, 2-4 लोगों को काम पे रख ले, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग अच्छा कर ले, तो उसका सेल और बढ़ सकता है? मालूम नहीं उसको? मालूम है, पर वैसा क्यों नहीं कर रहा फिर? क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें खर्चा भी है। देखो खर्चा करने से दिक्कत नहीं है, उसको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उस जगह को तो रेंट पे ले लूंगा, पर मैं उसको सही से यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं उतना सेल जनरेट कर पाऊंगा, क्या मेरे पास उतनी प्लानिंग
तो जिसको ये कॉन्फिडेंस होता है, जिसने उतनी प्लानिंग की होती है, वो जगह लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। और जिसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर वो उससे बिजनेस करता है। समझ में आया आपको? तो जिसको देखो, आपके पास जगह नहीं है, आपको जगह रेंट पे मिल जाएगी, है ना, तो भी एक रिसोर्स है ना। रिसोर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई अपना रिसोर्स मुझे देने को, सर छोड़ दो बच्चों को, बस 2 मिनट रुको। आप बता रहे हो 3 दिन पहले क्या होगा, तो तुम बता नहीं, छोड़ दो सर, क्या हो गया? अब बताना। 300 ऑफ हो गए। 300 ऑफ हो गए, आपका जब जानते होंगे, पढ़ाते पढ़ाते हुए। नहीं, वो न्यूज मैंने सुनी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते ऐसा। छोड़ दो सर, देख दो बेचारे थक जाते हैं। वो कैब को ढूंढ रहा है, बिरयानी लाके दे देंगे। लगता है कैसे पैसे आए आज। फाउंडेशन वाला से वसूल है। लगता है ऊपर करके चले चले। हाँ, हम लोग क्या बात करते हैं, अगर रोड पे बिजनेस करेंगे तो कम कमाएंगे। भाई अगर बड़ी दुकान लेके बड़ा काम करे तो ज्यादा कमाएंगे। तो ज्यादा किसको नहीं कमाना है, सबको कमाना है। लेकिन फिर लोग फिर कर क्यों नहीं रहे, जगह लेके काम क्यों नहीं कर रहे? वो रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट। अगर आपके पास जगह नहीं है, लेकिन कोई अपनी जगह आपको देने को तैयार है, राइट, सिर्फ वो क्या बोल रहा है कि ये देखो, ये मेरी जगह है, आपको इसको जैसे यूज करना है करो। लिबर्टी दी उसने, लेवरेज मिला आपको। अब अगर आप उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हो, सेल्स जनरेट कर सकते हो, तो आपको लाइफ में बहुत फायदा होगा। फिर वो बिजनेस आपका इतना बढ़ेगा कि आप वो जगह भी खरीद लोगे, और भी जगहें खरीद लोगे। कितने लोगों ने किया है ऐसा, छोटी सी गाड़ी से काम शुरू करते हैं, फिर पीछे वाली दुकान ले लेते हैं, फिर 2-4 और दुकानें ले लेंगे, फिर रेस्टोरेंट खोल लेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि उन्होंने सही डिसीजन लिए, सही काम किया। अभी आपके पास जगह नहीं है, कोई जगह देने को रेडी है, और वो बोल रहा है जैसे यूज करना है करो, बस मुझे महीने का 1 लाख रुपया दे दो। प्रॉब्लम वही है, क्या महीने का? अगर उतना नहीं कमा पाया तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसीलिए मैं वो जगह रेंट पे नहीं ले रहा। अगर कॉन्फिडेंस होता, अगर प्लानिंग होती, विजन होता, तो मैं वो जगह रेंट पे ले लेता। अरे आज लोग करोड़ों रुपए रेंट भर रहे हैं, इतना सारा। अच्छा, समझ में आया? और दूसरा जो रिस्क राइज होता है, किससे राइज होता है? लोन से। बिजनेस करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, जगह वगह के अलावा पैसा भी तो चाहिए। मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो आपको मालूम है बैंक आपको पैसे देने को तैयार है। बैंक बोलेगा कोई बात नहीं, आपको 50 लाख चाहिए, हम दे रहे हैं, और आपको इस 50 लाख को जैसे यूज करना है करो। फिर से लेवरेज मिला आपको, वो लिबर्टी मिली, छूट मिली आपको। लेकिन उसने क्या बोल दिया, हमको इस पे 12% इंटरेस्ट चाहिए। प्रॉब्लम वही है फिर, 50 लाख पे 12% मतलब 6 लाख। 6 लाख रुपए हर साल का देना पड़ेगा। अब मेरे अंदर डर आ गया, अगर मैं 6 लाख नहीं कमा पाया बिजनेस करके तो कहां से दूंगा? इज दैट क्लियर? तो जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है वो रिस्क लेते हैं, और जिनके अंदर नहीं होता वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन आपका बिजनेस कितना भी अच्छा चल रहा हो, अगर आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट है, आपके बिजनेस में लोन है, तो आपका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। कंपटीशन बढ़ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होना, मालूम है टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, तो आपकी टेक्नोलॉजी शायद आउटडेटेड भी हो जाए। तो हमेशा आपके ऊपर अगर लोन है तो ये खतरा तो बना ही रहेगा। तुम लोग शायद इतना फॉलो नहीं करते रहोगे। रिलायंस की एजीएम होती है हर साल, हर कंपनी की एजीएम होती है, रिलायंस की भी एजीएम होती है। उनका मोटिव है, वो लोग डेट फ्री कंपनी बनना चाहते हैं। डेट फ्री, लोन नहीं चाहिए उनको। तो लोग लोन क्या कर रहे हैं, जो भी था सब रीपे कर रहे हैं। चल, लोन लेके इन्होंने इतना सब काम किया है ना यार। कोई भी घर से पैसा लाके थोड़ी काम करता है, लोन लेके ही लोग काम करते हैं, दूसरों से पैसा लेके ही काम करते हैं। पर अच्छा यूज करोगे तो आगे जाओगे, और वो पैसे को उड़ा दोगे अनिल अंबानी की तरह। अभी ईडी ने समन किया कि 14,000 करोड़ रुपए उसने लोन लिया है, मतलब और भी लिया हुआ है, पर वो 14,000 करोड़ का उसने गलत यूज किया, बिजनेस में ना लगा के उसने गलत यूज किया। इसके लिए ईडी ने उसको
समन किया कि जवाब देने के लिए आ जाओ, वैसा। और यही रीजन है कि आज वो रास्ते पे है, मतलब ही इज बैंकरप्ट, मतलब उसकी नेटवर्क नेगेटिव है, वो तो बड़े भाई के भरोसे चल रहा है, उसका हाथ नहीं होता तो वो भी भाग गया होता, राइट। वो वही अनिल अंबानी है जिसने जब उसका बिजनेस खराब हुआ था उस टाइम पे, तो उसने अपनी वाइफ को, ये बर्थडे के टाइम पे, उसका बर्थडे था वाइफ का, 400 करोड़ की यॉट गिफ्ट दी थी। पैसे कहां जा रहे मालूम पड़ रहा है आपको? ये हरकतें ऐसी पहले तो उसको ऐसा था कि एक्ट्रेस से शादी करनी है, तो उसकी वाइफ जो है वो उस टाइम की अच्छी एक्ट्रेस थी, मतलब शौक थे ना ऐसे, एक्ट्रेस से शादी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसको बर्थडे पे 400-500 करोड़ का गिफ्ट देंगे। चलो वो तो एक हो गया, यॉट हो गया, बाकी और भी गिफ्ट दिए होंगे, तो ये सब पैसे यहाँ वहां उड़ाए उसने, और आज वो रास्ते पे है। तो अनिल अंबानी का भी डाउन होने का रीजन क्या है? एक्सेसिव बोरोइंग। विजय माल्या क्यों भाग गया? बोरोइंग। बाकी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और भी बहुत लोग, लिस्ट मिल जाएगी आपको, वो सब क्यों भागे? बिकॉज बहुत लोन लेके रखा। तो बिजनेस बंद होने के पीछे दो रीजन हो सकता है, एक तो बहुत एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट, रेंट वगैरह बहुत ज्यादा हो गया, और दूसरा बोरोइंग बहुत ज्यादा थी। ओके, मतलब जितने बिजनेसेस बंद हुए, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? कौन है वॉरेन बफेट? पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है ना, आई थिंक इज देयर इन टॉप 10 आल्सो रिचेस्ट ना। वॉरेन बफेट का एक कोट है कि देयर आर ओनली 3 ways अ रिच गाय कैन गो ब्रोक। ब्रोक मतलब कंगाल। देयर आर ओनली 3 ways अ रिच गाय कैन गो ब्रोक। फर्स्ट इज लिकर, दारू है ना, दारू वारू पी के लोग झगड़ा कर लेते हैं, है ना, लोगों से रिलेशन खराब कर लेते हैं, तो लिकर। सेकंड लेडी की वजह से भी बहुत सारे लोग बर्बाद हुए ऐसे, है ना। अरे महाभारत रामायण ये सब किसके लिए हुई है? द्रौपदी नहीं थी उसमें? सीता का हरण हुआ इसके लिए, 14 साल ये सब नहीं चला? नहीं, पर हिरन किसको चाहिए था सोने का? और वो दुर्योधन की इंसल्ट किसने की थी? लेकिन मैंने तो देखा द्रौपदी हंसी। अच्छा, तुम तो डिफेंड करोगी। आज युजवेंद्र चहल बेचारा बर्बाद हो गया है, किसके चक्कर में? तो पैसे वाले लोग हैं, उसको मूव ऑन कर लेंगे ना। 2 महीने एनीवेज, वॉरेन बफेट की बात पे आते हैं। अभी इतने बड़े आदमी ने बोला, मतलब सही बोला होगा यार। देयर आर ओनली 3 ways द रिच गाय कैन गो ब्रोक: लिकर, लेडी एंड लेवरेज। लिकर, लेडी एंड लेवरेज। अगर आप एक्सेसिव लेवरेज लेते हो, बोरोइंग करते हो, तो भी आप रास्ते पे आ सकते हो। मतलब लेवरेज कितना खतरनाक है, उसको लेडी के साथ रखा है। क्या हो गया? सर क्या हो मेजोरिटी वही। चलो एक काम करते हैं, कल अपना लेक्चर है, तो ये लिखने वाला काम कल करेंगे, ठीक है? कल सीधा फॉर्मूलाज वगैरह और वो सब स्टार्ट करेंगे। चलो ब्रेक ले लो अभी। बिरयानी का वेट करे ना, वो ऑर्डर कर दिया तूने? खाना पड़ेगा।